आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज टेट की जो कि तीसरी क्लास है। आपको मैं वर्ण से ध्वनि से स्टार्ट करके आज स्वर स्वर में थोड़ा से मैंने पिछली कक्षा जो थी क्लास 2 में स्वर के भेद और स्वर कितने प्रकार के होते हैं और उच्चारण प्रयत्न के आधार पर स्वर के भेद विवृत अर्धविवृत समृद्ध अर्धसमृद्ध बताए हैं। आज उसकी आगे का भाग मैं लेके चल रही हूँ जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसको आप ध्यान से नोट करते जाइएगा क्योंकि एक बार आपके पास कलेक्शन हो जाएगा। हाँ, और एक बात आपको और बतानी थी, जैसे बहुत से लोग वीडियो देख के कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे क्योंकि मैंने सिलेबस तो 1 से 5 तक का ही बताया है। 6 से 8 तक का भी सिलेबस लगभग ऐसा ही है। मैं किसी दिन वीडियो में उसको भी डिस्कस कर दूँगी। 6 से 8 तक के जो हिंदी भाषा है, जो आप सभी के लिए अनिवार्य होता है, उसमें जो कि क्या-क्या पढ़ना है। पढ़ना तो सब वही है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, स्वर, व्यंजन। बस उसमें क्या है, क्रम ऊपर नीचे दे दिया है। कोई आप संज्ञा पहले दे दिया, फिर सर्वनाम दे दिया है और ये जो आपके स्वर और व्यंजन होते हैं वो नीचे दे दिया। ऐसा नहीं कि सिलेबस में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। हाँ, क्वेश्चन के स्तर में थोड़ा सा अंतर आएगा। जैसे 1 से 5 तक वाले जो होंगे उनके लिए जैसे मात्रिक अमात्रिक शब्द होगा, जैसे किस पे मात्रा है किस पे नहीं मात्रा है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग जैसे 1 से 6 तक के बच्चों को क्या है, वर्णमाला का ज्ञान होना चाहिए, व्यंजन का ज्ञान होना चाहिए, मात्राओं का ज्ञान होना चाहिए। तो पेपर का थोड़ा सा स्तर वो निम्न बनाएगा और 6 के 8 6 से लेके जो 8 तक का होता है उसका जो स्तर होता है थोड़ा ऊंचा बनाएगा। बस इतना ही डिफरेंट रहेगा, बाकी डिफरेंट कुछ नहीं रहेगा। क्योंकि मेरा अपना स्वयं का अनुभव है कि थोड़ा क्वेश्चन को कठिन और थोड़ा इजी स्तर पे बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिलेबस, क्योंकि व्याकरण में सब कुछ है तो व्याकरण में आपको सब कुछ पढ़ना है, क्योंकि जब तक आप पूरा नहीं पढ़ेंगे तो आपको क्लियर नहीं हो सकता है कि हाँ क्या है क्या नहीं है। तो उच्चारण प्रयत्न के आधार पर एक बार मैं रिवाइज करा देती हूँ कि क्या था। पहले विवृत, विवृत वर्ड थे। विवृत का मतलब होता है खुला हुआ, अर्थात जिसमें पूरा मुंह आपका खुला हो, मतलब आ बताया गया। आ विवृत माने आ बोलने पे आपका पूरा मुंह खुला है। फिर उसके बाद हमने बताया था अर्धविवृत। अर्धविवृत मतलब जिसमें आपका आधा मुंह खुला हो, आधा मुंह खुला हो। और इसका एक सूत्र बताए थे, जिसमें 2 झुंडी पाया जाए जो स्वर होते हैं वो आपके अर्धविवृत में आते हैं, अर्थात इसमें आपका ऐ और अ आएगा। फिर उसके बाद आपको हम समवृत्त बताए थे। समवृत्त जो सुनने में थोड़ा अच्छा भी लग रहा हो, समवृत्त वर्ड अर्थात ई ई उ उ, और उसके बाद समवृत्त में आपका ई उ, ये 4 वर्ड हो गए। और उसके बाद आपका बताए थे अर्ध समवृत्त। अर्ध समवृत्त में बताए थे जिसमें एक वा मिलता है अर्ध के साथ, उस पर एक झुंडी वाला, अर्थात ए और ओ होंगी। क्लियर होगा कि पिछली कक्षा जो उच्चारण प्रयत्न के आधार पर ये स्वर के भेद थे, आज इसके आगे हम बताएंगे। स्वर, स्वर में जो कि जिह्वा के स्थान पे स्वर के भेद, वो उच्चारण प्रयत्न के आधार पे था कि हम उच्चारण करते हैं तो हमारे वो उच्चारण किसमें कितना बल लगता है और हमारे मुख में किसमें पूरा मुंह खुलता है किसमें आधा मुंह खुलता है। लेकिन यहाँ पे जिह्वा की स्थिति के आधार पर, जिह्वा की स्थिति के आधार पर स्वर के भेद, ये सब स्वर के भेद है। जो हिंदी वाले होंगे उनको तो समझ में आ रहा होगा क्योंकि कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को पढ़ चुके हैं। ये हलंत है, हलंत इस पे दिए हैं, वो नीचे हो गया, कंफ्यूज मत होइएगा। किंतु जो नए हैं जिन्होंने अभी तक हिंदी में थोड़ा बहुत ज्ञान है परंतु डीप ज्ञान अभी नहीं है, उनके लिए उनको लगता होगा ये क्या चीज़ है, बड़ा कठिन है। लेकिन ऐसा नहीं है, आप मेरे साथ बने रहेंगे तो आपको सारी चीज़ आसान हो जाएगी। तो इसमें क्या है, पहले अग्र स्वर है, जिह्वा के स्थिति के आधार पे क्या है, अग्र स्वर। और फिर दूसरा क्या होता है, मध्य स्वर।
तीसरा क्या है, पश्च स्वर, पश्च स्वर। ये तीन प्रकार जो कि आपके जिह्वा की स्थिति के आधार पे 3 भेद होते हैं। आप लिख लें 3 भेद हैं। मुझे शून्य जी किसी एक अंक के आगे शून्य लगाने की थोड़ी सी आदत हो गई है। भेद है, 3 भेद हैं, ठीक है। तो अग्र स्वर किसे कहते हैं, जिह्वा के अग्र भाग से प्रयुक्त होने वाले स्वर को अग्र स्वर कहते हैं। जिह्वा के अग्र भाग से प्रयुक्त होने वाले स्वर। तो इसमें हमको देखना है जिह्वा के अग्र भाग से कौन से स्वर आ रहे हैं। अब इसका नाम है अग्र, लेकिन इसके लिए भी मैं आपको ट्रिक बता दूंगी, क्योंकि देखिए इसमें आपका ई, ए, ऐ, ई, ई, ए, ऐ। आपको बोलने से ही पता चल रहा होगा ये हमारे जिह्वा के अग्रभाग से हम इसकी जो कि उच्चारण जो हो रहा है, जिह्वा के जो हम आगे वाला भाग है बस उतने में ही हमारा ये स्वर उच्चरित हो जा रहा है। और फिर क्या है, जिह्वा के मध्य भाग से जिह्वा के मध्य भाग से उच्चरित होने वाले स्वर आ। जब हम आ बोलते हैं तो हमारी ये जिह्वा के मध्य भाग से उच्चरित हो रहा है आ। समझ में आ रहा होगा कि आ बोल रहे हैं तो ये जिह्व के मध्य भाग से हमारे आ रहा है, इसलिए इसको मध्य स्वर कहेंगे। और पश्च स्वर, अब देख लीजिए, अगर अग्र स्वर में ई, ए आ गया तो पश्च स्वर में क्या आएगा, आ। जिह्वा के पश्च भाग से प्रयुक्त होने वाले स्वर अब इसमें देखिए बचा क्या है, पश्च। पश्च में आपका क्या आएगा, आ, उ। और क्या बचा है आपका, ओ, आओ, आ। ये जैसे मैंने कॉलेज लिखते हैं ना, ये अंग्रेजी से आया हुआ है। तो आपको स्थिति क्लियर हो गई होगी कि जिह्वा के आगे से, मध्य से, पश्च से। हाँ, लेकिन आपको याद क्या होता है, कभी कभी हम याद कर लेते हैं, रट लेते हैं, एग्जाम हॉल में जाते हैं तो हमको क्या होता है, हमको भूल जाते हैं। तो उसके लिए मेरे एक छोटा सा ट्रिक इसमें भी मैं बता दे रही हूँ, ताकि आपको याद हो। जिस प्रकार विवृत, अर्धविवृत, समृत, अर्धसमृत को आपने अच्छे से याद कर लिया होगा। मुझे ये पता है कि जिसने ये वीडियो देखा होगा उसको तो क्लियर ही हो गया होगा कि ये कहाँ कहाँ से क्या उच्चरित हो रहा है। अब देखिए, जैसे अग्र, अग्र, ठीक है, अग्र में आ है, क्या है, आ है। और मध्य में ऐसा कुछ नहीं। पहले मैं पश्च से लेती हूँ, पश्च में पस, स हम लोग कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, ठीक। अगर हम इस स को ऐसे मोड़ दिए तो ये क्या हो गया, 3 के आकार का हो गया, ठीक है। ये थोड़ा सा मेरा अपना ट्रिक है, याद करें। ऐसे बनाए, यदि हम इसको मूव कर दिए तो ये आकार 3 का ले लिया, क्या ले लिया, 3 का आकार। तो जो 3 के आकार के जो भी स्वर होते हैं वो हमारे पश्च स्वर होते हैं। देखिए, आ में भी ऐसे 3 पहले बनाएंगे, फिर बनाएंगे, ऊ में भी 3 बनाएंगे, इसमें भी 3 बनाएंगे, इसमें भी 3 बनाएंगे, इसमें भी 3, तभी ये सारे स्वर आपके बने होंगे। तो याद कर लीजिए, जो पश्च स्वर है, जितने 3 के आकार के स्वर होंगे सारे वो हमारे पश्च स्वर कहलाएंगे। अब ये आपको याद हो गया। हाँ, अब अग्र, अग्र में मतलब जो, देखिए इसमें 3 के आकार का शब्द है,
आ में क्या है, थ्री के आकार का शब्द है। तो जब थ्री के आकार का शब्द है, लेकिन यहाँ थ्री के आकार का कोई शब्द नहीं, हमने सा को थ्री बनाया। उसके बाद जब थ्री के आकार का शब्द है, अर्थात इसके साथ कोई थ्री के आकार का जो है कि वो स्वर नहीं होंगे। इसे आप याद कर सकते, ई ए ऐ। तो ये आपके हो गए अग्र स्वर। अब बचा मध्य। मध्य को आप अगर दो स्वर पकड़ लिए, आपके पास क्या बच रहा है, मध्य में आ, तो मध्य स्वर क्लियर हो जाएगा। एक बार फिर देख लीजिए, अगर सा को हम थ्री बना लिए, तो जो थ्री के आकार के जितने स्वर होते हैं वो हमारे पश्च स्वर होते हैं, और जहाँ थ्री के आकार का अग्र स्वर में शब्द है, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, उसके अपोजिट होते हैं सब, और मध्य में सिर्फ आ आता है। आपको क्लियर हो गया होगा, मुझे विश्वास है कि यदि आप ध्यान से वीडियो देख रहे होंगे तो स्वर के जीवा की स्थिति के आधार पर स्वर के भेद आपको क्लियर हो गए होंगे। अब इसके आगे मैं बता रही हूँ होठों की स्थिति के आधार पर स्वर के भेद। आपके जो है कि उच्चारण प्रत के आधार पे वेरी इंपॉर्टेंट है। उसे क्वेश्चन बार बार नेट जारा से लेके टीजीटी पीजीटी हर जगह आता है, और विशेषकर समृद्ध आता है। जो समृद्ध स्वर होता है वो विशेषकर ई उ, ये तो 100% है। आप पिछले साल का क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे, 2-4 साल के लगातार देखेंगे, आपको उसमें मिलता ही मिलता है। इसी प्रकार जो टेट की परीक्षा होगी उसमें भी अब क्या है, क्वेश्चन का पैटर्न बदल रहा है, इसलिए स्वर के आपको संपूर्ण भेदों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम होठों की स्थिति के आधार पर स्वर के भेद बताएंगे। होठों के स्थिति के आधार पर स्वर के भेद। होठों की स्थिति के स्वर के दो भेद होते हैं, ठीक है। अर्थात हमारा जो होठ है, होठ वो कैसा उसका आकार बन रहा है, उसके आधार पे भी स्वर के भेदों का विभाजन हुआ है। एक होता है वृत्तमुखी। वृत्तमुखी मतलब गोला, वृत्तमुखी अर्थात वृत्त माने गोला होता है। कौन से ऐसे स्वर हैं जिसके उच्चारण में जिह्वा गोलाकार हो जाए, जिसके उच्चारण में जिह्वा ना होकर ओष्ठ गोलाकार हो जाए। अब गोलाकार हो जाए कहने का मतलब हमारा जो होस्ट है उसकी बनावट गोल हो जाए। तो ऐसे स्वर होते हैं ऊ। आप बोल के भी देखिए, ऊ ओ औ और अ। ये आपके जो है कि अ में इस पे हाइफन रहेगा, अ कॉलेज अ। अब देखिए इसमें भी गोला बन रहा है, इसलिए ये अ जो है कि इसमें आ गया, उ ओ अ। अब देखिए आवृत्त, आवृतमुखी। आवृतमुखी, आवृतमुखी मतलब जिसमें गोलाकार ना हो, जिसमें गोलाकार होठ ना हो। अब देखिए जिसमें गोलाकार ना हो होठ, तो कौन कौन से सकते हो, वो है आपके आ ई ए आई। इसमें देखिए जब उच्चारण कर रहे आ, मतलब होठ की कोई बनावट नहीं, आ ई गोल नहीं हो रहा, ई ए आए, ये सब क्या है आपका आवृतमुखी। इस पे कोई सूत्र वैसे नहीं, फिलहाल इसको थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा कि होठों की स्थिति के आधार पर स्वर के भेद। अब हम आगे आपको बताने वाले हैं। यदि आपको लग रहा होगा नहीं, याद नहीं हो रहा है, तो मैं इसका भी ट्रिक आपको बाद में बता दूंगी, जब भी प्रैक्टिस करवाऊंगी स्वरों के आधार पर
स्वरों के भेद का क्वेश्चन बनवाऊंगी, तो मैं क्वेश्चन में इसका प्रैक्टिस करवा दूंगी कि कैसे इसको पकड़ने का क्या नियम है, कैसे इसको हम पकड़ सकते हैं। अब देखिए उच्चारण स्थान, एक उच्चारण प्रयत्न था, उच्चारण प्रयत्न के आधार पर भेद था, वहां पे हम प्रयत्न कर रहे हैं। आप थोड़ी सी परिभाषा समझते रहिए, क्योंकि आप नहीं समझ पाएंगे तो एग्जाम में क्या हो, कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए अब है क्या है हेडिंग, उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान के आधार पे स्वर के भेद। मतलब उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर के भेद, मतलब कौन सा स्वर कहाँ पर उच्चरित हो रहा होगा। इसके लिए बहुत अच्छा सूत्र है, जो पहली बार शायद हिंदी पढ़ रहे होंगे उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। बार बार मुझे इस शब्द को इसलिए बोलना पड़ा है कि वीडियो किसी भी स्तर के लोग देखते होंगे, बहुत टैलेंटेड भी लोग ऐसे प्रतिभावान होंगे जिनको ये सब चीज़ पूर्व से पता होगा, जो सिर्फ रिवीजन कर रहे होंगे। बहुत से लोग होंगे जो अभी तक कुछ भी नहीं जानते होंगे। तो मैं एक सूत्र बता रही हूँ, किसी के लिए बहुत कठिन हो सकता है, बहुत ईजी हो सकता है, लेकिन हाँ कोशिश ये करेंगे, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो सूत्र को याद कर लेंगे। उनको किसी भी एग्जाम के लिए हमेशा वो सूत्र काम देगा, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र है। अकुह विसर्जिए नाम विसर्ज अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। ये आप याद कर लेंगे तो आपको व्यंजन में भी यही सूत्र आपको हम बताएंगे, यही सूत्र आपको व्यंजन में भी काम देगा, यही स्वर में भी। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। अकुह माने आ और आ और प्लस विसर्ग। विसर्ग अभी आप लोग को नहीं बताया है, विसर्ग अर्थात इसको बोलते हैं, जो हम लोग आहा बोलते हैं ना, इसको, ये जो डबल बिंदी होती है, ये हमारे क्या होते हैं, विसर्ग। तो अकुह विसर्जिया नाम कंठ। अकुह माने अ से आ और विसर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है, कंठ से होता है। कहाँ से होता है, कंठ से होता है। अह, तो अकुह विसर्जनाम कंठ है, मतलब इसका उच्चारण स्थान कंठ से होगा। इसीलिए सूत्र आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि और इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं आपको व्यंजन के समय डिफाइन करूंगी कि हाँ इतना बड़ा सूत्र क्यों है, इसमें क्या है जो इतना बड़ा सूत्र हमें याद करें। बस स्वर के लिए हम दो चीज़ याद करें, आ डायरेक्ट हम याद ना कर ले कंठ से, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो चीज़ हमको भूल जाता है। आ और विसर्ग अह कंठ से है। दूसरा है ईचु यशा नाम तालु। ईचु यशा नाम युचु यशा नाम तालु। ईचु यशा नाम तालु अर्थात ई ई, ठीक है। ई का उच्चारण कहाँ से होता है, तालु से होता है। यहाँ पे तालु लिखेंगे, तालु जो ऊपर होता है, ई तालु मतलब ऊपर भाग से। हमारे साथ बोली, अकुह विसर्जन्याम नाम कंठ है। अ विसर्ग का उच्चारण कंठ से, इचु यशा नाम तालु, ई का उच्चारण तालु से। फिर क्या है, ऋतु रसाराम मूर्धा। अब देखिए ऋतु रसाराम मूर्धा अर्थात मूर्धा से किसका उच्चारण होता है, री का उच्चारण। री भी तो आपका स्वर है, री का उच्चारण आपका मूर्धा से होता है, ऋतु रसाराम मूर्धा। अब इसके आगे हमको इसको साफ करना पड़ेगा।
एक सूत्र और बता दे रहे हैं इसी के नीचे। लृतु लसा नाम दंत है। ये लृ जो होता है ये संस्कृत के स्वर है, लेकिन हमको इस सूत्र में बताना पड़ रहा है क्योंकि यदि आप याद कर लेंगे तो व्यंजन में तो आपको ये काम ही देगा। लृज का जो स्वर होता है वो संस्कृत वाले जो हैं, जो संस्कृत भाषा डालेंगे अपना लैंग्वेज में, उनको ये सूत्र तो याद ही करना पड़ेगा क्योंकि इससे एक क्वेश्चन आना निश्चित 100% है कि संस्कृत हिंदी में एक क्वेश्चन आना इससे निश्चित। ऋतु लसा नाम दंत है, मतलब लृ का उच्चारण दंत से होगा। पांचवा है क्या, उपु मध्यान्वय ओष्ठ है। उपु मध्यान्वय नाम उपु मध्यान्वय नाम ओष्ठ ओष्ठव, मतलब उ का उच्चारण ओठ से होगा। ठीक है, होठ ओठ, ओष्ठ आपका तत्सम शब्द होता है, होठ तद्भव शब्द होता है। ठीक है, उपु मध्यान्वय नाम होष्ठव। अब ए आओ कंठ, कंठ तालव, इसको भी याद कर लीजिएगा। ए ऐ कंठ तालव, मतलब कंठ और तालु से होता है, कंठ और तालु से। किसका उच्चारण, ए और ऐ का उच्चारण कंठ और तालु, ए ऐ कंठ तालव। ओ औ कंठोष्ठव, ओ औ कंठोष्ठव, 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 कंठोष्ठव। ओ औ का उच्चारण कंठ और ओष्ठ से होगा, कंठ और ओष्ठ से होगा। कंठोष्ठव मतलब कंठ और ओठ से किसका होगा, ओ औ का उच्चारण होगा। सूत्र आप लोग याद कर लीजिएगा, थोड़ा कठिन पड़ेगा, 2 3 4 5 बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। एक सूत्र और याद कर लीजिए, दंतोष्ठ, दंतोष्ठ याद करवा दे रहे, इसी में लिखवा दे दंतोष्ठ, मतलब जो वा का उच्चारण होता है, ये आपका स्वर नहीं है, बस मैं क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है, वा का उच्चारण कहा जाता है दंत और ओष्ठ से होता है। देख लीजिए, उपु मध्यमान्वय नाम होष्ठव, मतलब उ का उच्चारण होष्ठ से, ए ऐ कंठ तालव, ए ऐ कंठ तालु से, ओ औ कंठोष्ठ, ओ औ कंठ और ओष्ठ से, दंतोष्ठ व, व का उच्चारण दंत और ओष्ठ से होगा। ये उच्चारण स्थान खत्म हो गया यहाँ पे। अनुस्वार, अनुस्वार किसे कहते हैं, अनुस्वार किसे कहते हैं, यह स्वतंत्र वर्ण होता है, इसका उच्चारण नाक से होता है। यह स्वतंत्र वर्ण होता है, स्वतंत्र वर्ण होता है, इसका उच्चारण नाक से होता है। इसका भी एक सूत्र है, इमं गणनाम नासिका, इमंग ना, इमंग, इमंगणम, एक मिनट, इसका सूत्र मैंने कहीं लिखा है,
इमंग इमंगड़ नाम नासिका, इमंगड़ नाम नासिका, इमंगड़ नाम नासिका अर्थात इया मा अंगा अड़ा न, ये आपके क्या है, ठीक है। ये नासिका अर्थात नाक से होता है, एक सूत्र है, लेकिन ये अनुस्वार नहीं है, ये नासिका छूट गया था उच्चारण स्थान पे, मैंने इसको बता दिया, कंफ्यूज आप मत होइएगा, ठीक है। उच्चारण स्थान में जो ये अंतिम अक्षर होता है इमंगड़ नाम नासिका, लेकिन अनुस्वार के बारे में भी हम बताएंगे, क्योंकि इसको अनुस्वार के रूप में भी हम लिखते हैं, इसीलिए अनुस्वार जो होता है, अगर सिर्फ अनुस्वार पूछेगा आप इसको नहीं बताएंगे इमंगड़ नाम नासिका ये अनुस्वार है, आप ये बताएंगे कि अनुसार ये स्वतंत्र वर्ण होता है, इसका उच्चारण नाक की तरह होता है, अर्थात हम जिसको अंग की बिंदी बोलते हैं ये हमारा अनुस्वार है। जैसे अंगूर, अंगूर लिखते हैं ना, ये आपका अनुस्वार है, इस पे जो बोला। गंगा, ये क्या है, आपका अनुस्वार है। इमंगड़ नाम नासिका, ये एक सूत्र जो है वो इसके लिए, अनुस्वार के लिए नहीं है, बल्कि ये जब अनुस्वार में परिवर्तित होता है, ये कैसे परिवर्तित होता है इस चीज को मैं महत्वपूर्ण तथ्यों में बताऊंगी। ये सूत्र छूट गया था, इसलिए मैं सूत्र को बता दे रही। अनुस्वार अगर पूछता है तो ये एक स्वतंत्र वर्ण होता है, इसका उच्चारण नाक से होता है। जैसे लिख लेंगे, जैसे लिख लेंगे अंगूर, गंगा, हंस इत्यादि। अब अनुस्वार हो गया, अनुनासिक किसको कहते हैं, जिनका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है। जिनका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है, जैसे चांद, ठीक है। अनुनासिक वर्ड, अनुनासिक का क्या है, चंद्रबिंदी है ये, ठीक है, इसको अनुनासिक कहते हैं। चांद, नाक और मुंह दोनों से कहे चांद। और किसमें आएगा चांद के अलावा, ऐसे जो वर्ड होंगे चंद्रबिंदी से युक्त, वो नाक और मुंह दोनों से होता है, जिनका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है वो अनुनासिक होते हैं। जैसे फांस, ये सब जो वर्ड होते हैं अनुनासिक है। अब क्या है, विसर्ग, जिनका उच्चारण हा की तरह होता है। उसको हम विसर्ग कहते हैं। जो विसर्ग होता है उसका चिन्ह ये है, सॉरी मार्कर नहीं चला थोड़ा सा, ये जो हम आहा में ऐसे बोलते हैं ना, ये आपका विसर्ग है, बस आप जानते रहिए। प्रातः है, जैसे प्रातः पूछ लिया अंडरलाइन कह के प्रातः में क्या है, तो ये विसर्ग है, इसका उच्चारण हा की तरह होता है। अब एक होता है निरा अनुनासिक, निर अनुनासिक, जिसका उच्चारण केवल मुंह से होता है, जिसका उच्चारण केवल मुंह से होता है, केवल मुंह से होता है। जैसे इधर उधर, इधर उधर, आप अपना, आप अपना इत्यादि। अभी बहुत से ऐसे चीज़ है वेरी इंपॉर्टेंट वाले, वो आपके रह गए हैं। अब मैं वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, थोड़ा ही थोड़ा आप पर डे सारा सिलेबस आपको पढ़ना होता है। हिंदी पढ़िए, कुछ मुख्य चीज़ें भी इसमें स्टार्ट करेंगे, प्रमुख रचना, रचनाकार भी।
और आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये सिर्फ 1 से 5 तक का है। ये किसी भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, या नेट हो, जेआरएफ हो, और आपका एलटी हो, जीडीसी हो, जीआईसी हो, ये सारे में ये सिलेबस आपके ऐड हैं। और ये टेट के 1 से लेके 8 तक के जो भी एग्ज़ाम देंगे, टेट या सीटेट, सबके लिए उपयोगी है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, सपोर्ट करिए, और कमेंट्स ज़रूर आप डाला करिए। आप वीडियो देखते हैं, कोई भी कमेंट्स नहीं डालते, इससे मुझे नहीं पता चल पाता है कि मैंने आपको जो पढ़ाया वो कितना बेटर आपको समझ में आया, और आगे मुझे कितना इम्प्रूव करना है अपने वीडियो में, और आपको आपकी डिमांड क्या है। यदि आपको मनोविज्ञान मुझसे पढ़ना है तो मैं मनोविज्ञान भी आपको पढ़ा सकती हूँ, क्लास वीडियो अपलोड कर दूँगी टेट के लिए। लेकिन हाँ, आप एक बार कमेंट बॉक्स में डालिए, हाँ मैम आप मनोविज्ञान और जीएस के भी, आप 6 से 8 तक जो भी सामाजिक विज्ञान, सोशल के टेट के जो होंगे कैंडिडेट, उनके लिए जीएस भी है, सब पढ़ना पड़ता है। तो आप यहीं पर हम अपने वीडियो को अब विराम देते हैं। जो भी इसमें त्रुटियां होंगी आप उसको कमेंट बॉक्स में डालिए। धन्यवाद।